हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग रेशियोज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7। चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट्स में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में देख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए में एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जिसकी करंट रेशियो है 2:1। अब यहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस दिए, इन ट्रांजैक्शंस को करने पर इस रेशियो पर क्या इंपैक्ट आएगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कोई चेंज नहीं आएगा, आपको यही बताना है। तो अब आप क्या सीखने वाले हो, किसी भी ट्रांजैक्शन का और रेशियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो कहां कहां चेंज लाएगी, आपको यही फाइंड करना है और सीखना है कि इसको कैसे। तो पहली ट्रांजैक्शन है और इसे आपको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है। तो कैसे करोगे, आपको रेशियो दी है लेकिन कोई फिगर नहीं, तो इसी के बेस पर हमें कुछ फिगर्स एज्यूम करनी है। तो ये रेशियो क्या कहती है कि आपकी करंट लाइबिलिटी से डबल आपकी करंट एसेट है। तो मान लेते हैं हमारी करंट एसेट है 20,000 और करंट लाइबिलिटीज है 10,000। जरूरी नहीं है कि आपको यही फिगर लेनी है, आप अपने मन से कोई भी फिगर ले सकते हो। 2,000, 1,000, 2 लाख, 1 लाख, 4 लाख, 2 लाख, लेकिन रेशियो यही बननी चाहिए 2:1। आपने गुड्स खरीदे, वो भी उधार पर, तो इसका कहाँ का इंपैक्ट आएगा। एक तो गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा, तो हमारा स्टॉक इंक्रीज होगा, करंट एसेट इंक्रीज होगी। लेकिन उधार पर खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा, तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, क्रेडिटर्स इंक्रीज तो करंट लाइबिलिटी भी इंक्रीज। तो मान लेते हैं कि आपने जो सामान खरीदा वो 1,000 का खरीदा, तो 1,000 का स्टॉक खरीदने पर करंट एसेट भी 1,000 से इंक्रीज हुई, करंट लाइबिलिटीज भी 1,000 से इंक्रीज हुई। तो जो ये नई फिगर आई है, इससे आपकी रेशो चेंज हो जाएगी। 21,000 अपॉन 11,000, रेशो हो गई 1.91:1। रेशो आपकी डिक्रीज हो गई, इस ट्रांजैक्शन से आपकी रेशो डिक्रीज हो गई। क्यों हुई, आप कहोगे सेम ही तो अमाउंट इंक्रीज हो रही है, सेम ही अमाउंट आपने प्लस किए दोनों ही साइड पर, फिर भी डिक्रीज क्यों हुई। क्योंकि जो 1,000 है वो आपकी करंट लाइबिलिटीज का 10% है, तो यहां पर 10% इंक्रीज हुआ। लेकिन जो आपकी करंट एसेट है वहां पर 1,000 5% इंक्रीज है, 20,000 का 5% इंक्रीज हुआ। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा ज्यादा, नीचे का नंबर ज्यादा वेटेज का हो जाएगा, तो आपकी रेशियो डिक्रीज होगी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि आपने स्टॉक खरीदा लेकिन चेक से पेमेंट की है। तो स्टॉक खरीदोगे, स्टॉक इंक्रीज होगा, करंट एसेट इंक्रीज होगी, पेमेंट की है तो आपका बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा, करंट एसेट डिक्रीज होगी। अब इस ट्रांजेक्शन से आपके करंट एसेट पर ही इंपैक्ट आया, एक इंक्रीज हुई दूसरी डिक्रीज हुई। तो करंट एसेट प्लस माइनस हो करके सेम अमाउंट ही रहेगी 20,000। मान के चलते हैं कि 1,000 का स्टॉक खरीदा, तो 1,000 से स्टॉक इंक्रीज हुआ, 1,000 की पेमेंट की, तो करंट एसेट 20,000 ही रही। और करंट लाइबिलिटीज पर तो कोई इंपैक्ट आया ही नहीं, तो वो एज इट इज 10,000 है। रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी, कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड ट्रांजैक्शन है कि आपने जो स्टॉक है वो 50,000 कॉस्ट का, जिसे आपने 50,000 रुपीज में खरीदा था, उसे 60,000 रुपीज में बेचा, लेकिन उधार पर, क्रेडिट पर। तो कहाँ इंपैक्ट आएगा, आपने स्टॉक बेचा तो स्टॉक आपका डिक्रीज हो जाएगा 50,000 से, आपकी करंट एसेट 50,000 से डिक्रीज हो जाएगी। साथ में आपने सामान बेचा लेकिन पेमेंट नहीं मिली, तो क्या हुआ, डेटर बन गया। डेटर आपका करंट एसेट ही है, डेटर इंक्रीज हुए, दोनों का ही इंपैक्ट आपकी करंट एसेट पर है। लेकिन फिर भी आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी क्योंकि स्टॉक 50,000 से डिक्रीज हुआ और आपके डेटर 60,000 से इंक्रीज हो गए, तो 30,000 आपकी करंट एसेट है। करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं है। तो जब आपकी
करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं है, न्यूमरेटर की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो आपकी रेशियो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज और इंप्रूव हो जाएगी। थर्ड ट्रांजेक्शन है कि आपने कोई नॉन करंट एसेट को बेचा एट अ स्लाइट लॉस। तो नॉन करंट एसेट अगर आप बेचोगे तो करंट एसेट पर क्या इंपैक्ट आएगा या करंट लायबिलिटी पर? नॉन करंट एसेट बेचने पर आपकी, मान लेते हैं कि फर्नीचर को आपने बेचा, तो फर्नीचर को बेचने पर आपकी नॉन करंट एसेट डिक्रीज होगी, लेकिन जो पैसा मिलेगा वो आपका बैंक का बैलेंस या कैश का बैलेंस इंक्रीज करेगा। तो मान लेते हैं 1000 का आपने सेल किए नॉन करंट एसेट, फर्नीचर बेचा, तो जिससे आपके पास कैश आया और करंट एसेट इंक्रीज हो गई। करंट लाइबिलिटीज पर तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो करंट एसेट आपकी इंक्रीज होकर के 21,000 हो गई, तो रेशो आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ करंट एसेट चेंज हो रही है और वो भी इंक्रीज हो रही है। तो डेफिनेटली आपकी करंट एसेट, करंट रेशो इंक्रीज होगी। इसके बाद नेक्स्ट, कि आपने जो डिक्लेयर किया था डिविडेंड, उसकी पेमेंट कर रहे हो, तो डिविडेंड आपकी लाइबिलिटी है जिसकी आपको पेमेंट करनी है, और पेमेंट करोगे तो क्या होगा? कैश का बैलेंस या बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा। जनरली हम डिविडेंड बैंक से पेमेंट करते हैं, तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा, करंट एसेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी। और डिविडेंड जो आपने पे करने का डिक्लेयर किया है वो करंट लाइबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड आपने पढ़ा है ना बैलेंस शीट में, जो कि आप करंट लाइबिलिटीज में शो करते हो, तो वही अनपेड डिविडेंड वो आपका करंट लाइबिलिटी है। अगर आप उसको पे कर दोगे तो आपकी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मान लेते हैं 1000 का आपने डिविडेंड पे किया, तो करंट एसेट 1000 से डिक्रीज होकर के 19,000 और करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होकर के 9,000 रह गई। अब यहां पर रेशो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? सोचो, आपकी करंट एसेट 5% से डिक्रीज हुई है और करंट लाइबिलिटीज 10% से डिक्रीज हुई है, तो वेटेज किसकी सबसे ज्यादा कम हो गई? करंट लाइबिलिटीज। तो यहां पर जब भी करंट लाइबिलिटीज ज्यादा डिक्रीज होगी तो आपकी रेशो इंप्रूव होगी। करंट एसेट के मुकाबले आपकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा डिक्रीज हुई है, तो आपकी रेशियो इंप्रूव होगी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी में, एक कंपनी है जिसकी करंट रेशियो है 2.5:1, कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए है, इसका इम्पैक्ट आपकी रेशियो पर क्या पड़ेगा आपको यही बताना है। तो सबसे पहले, अगर रेशियो 2.5:1 है तो आपको एज्यूम करनी पड़ेगी फिगर, कि मान लेते हैं 25,000 करंट एसेट्स है और करंट लायबिलिटीज 10,000 है, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटीज की 2.5 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए करंट एसेट। आपने ट्रेड पेबल्स की पेमेंट की, ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल, पेमेंट करोगे तो क्या होगा? कैश का बैलेंस कम होगा, और करंट लायबिलिटीज हैं तो करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करने पर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी। तो अगर मान लें कि 1000 के ट्रेड पेबल्स की आपने पेमेंट की, तो करंट एसेट 1000 से डिक्रीज हुई, करंट लायबिलिटीज भी 1000 से डिक्रीज हुई। तो ये जो नया फिगर है इससे रेशियो क्या हो जाएगी? 2.67:1, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा कम हो गई है, ज्यादा परसेंटेज से, तो आपकी रेशियो इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। इसके बाद आपने मशीनरी को बेचा जिससे चेक से पेमेंट मिली आपको। मशीनरी को बेचना आपकी नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट को बेचने पर करंट एसेट पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको चेक से पेमेंट मिली तो इसका मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक का बैलेंस इंक्रीज होना, करंट एसेट इंक्रीज होना है। तो मान लेते हैं 1000 की एसेट आपने बेची, तो 1000 से आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो गई, लाइबिलिटीज पर कोई चेंज, न्यूमरेटर आपका इंक्रीज हुआ है, डिनोमिनेटर पर कोई चेंज नहीं है, तो आपकी रेशियो इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। इसके बाद आपने इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को बेचा, लॉस में, नुकसान में बेचा, जितने में खरीदा था उससे कम प्राइस पर आपने इसको बेच दिया, और वो भी उधार में। तो क्या इंपैक्ट होगा? मान लेते हैं 1000 का स्टॉक था जिसे आपने 800 में बेचा, तो 1000 से आपका स्टॉक कम हो गया, करंट एसेट डिक्रीज हो गई, और आपको पैसा मिला नहीं, क्रेडिट पर बेचा है तो डेटर्स इंक्रीज होंगे, तो डेटर्स इंक्रीज होंगे तो करंट एसेट इंक्रीज होगी। अब दोनों का इंपैक्ट करंट एसेट पर है, लेकिन करंट एसेट 1000 से डिक्रीज और 800 से प्लस हो रही है, तो 200 से डिक्रीज होकर के 24,800 रह गई।
करंट एसेट आपकी डिक्रीज हो गई लेकिन करंट लाइबिलिटीज एज इट इज है। तो करंट एसेट अगर डिक्रीज हुई है तो आपकी रेशो भी डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज इन करंट रेशो। इसके बाद आपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिसीव किया। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल जिससे आपको पेमेंट रिसीव हुई, जिनको आपने सामान उधार पर बेचा था, पेमेंट रिसीव हुई। आपका कैश का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, करंट एसेट इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर ट्रेड रिसीवेबल्स डेटर्स ने पेमेंट कर दी तो डेटर्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे, करंट एसेट डिक्रीज हो जाएगी। तो 1000 के मान के चलते हैं कि आपको पेमेंट मिली, तो 1000 से प्लस और 1000 से डेटर्स डिक्रीज, तो अल्टीमेटली आपकी करंट एसेट 25,000 ही है। करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं है, तो रेशो आपकी एज इट इज 2.5:1 रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद अगर आपने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू करने पर कहाँ इंपैक्ट आता है? आपकी शेयर कैपिटल पर। शेयर कैपिटल आपकी इक्विटी है जो कि आप लाइबिलिटीज में शो करते हो। तो लाइबिलिटीज पर आपके शेयर्स, शेयर कैपिटल पर इंपैक्ट आया। करंट एसेट पर कहाँ इंपैक्ट आया? करंट लाइबिलिटीज पे कहाँ इंपैक्ट आया? शेयर्स इशू करने पर जब आपके पास पैसा आता है तो आपका बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है। तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी। तो मान लेते हैं 1000 के शेयर्स आपने इशू किए, तो 1000 का बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया, करंट एसेट 26,000 हो गई। करंट लाइबिलिटीज पर कोई इंपैक्ट नहीं है। शेयर्स इशू करने पर शेयर कैपिटल इंक्रीज हुई है, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज नहीं होगी, तो रेशो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। इसके बाद आपने शेयर्स इशू किए लेकिन किसके बदले में? एक बिल्डिंग परचेज करने के बदले में। तो ये कौन सा केस हो गया? कंसिडरेशन अदर देन कैश। शेयर्स इशू किए, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई। एसेट परचेज की, नॉन करंट एसेट इंक्रीज हुई। तो आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज पर तो कोई भी चेंज नहीं है। ना तो करंट एसेट कोई डिक्रीज या इंक्रीज हुई, ना ही करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज या डिक्रीज हुई। तो आपकी रेशो एज इट इज रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आपने डिबेंचर्स की पेमेंट की है, डिबेंचर्स लोन है, इसकी पेमेंट करोगे तो कहाँ इंपैक्ट आएगा? जिस साल डिबेंचर्स पेबल हो जाते हैं तो वो कहाँ आ जाते हैं? करंट लाइबिलिटीज में। और आपने पेमेंट की है तो बैंक से पेमेंट करोगे तो आपकी करंट एसेट डिक्रीज होगी और दूसरा करंट लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होगी। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों डिक्रीज हो रही हैं। मान के चलते 1000 के आपने डिबेंचर्स की पेमेंट की, दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही हैं, तो हमारी रेशियो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? अब ये दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, फिर भी हमारी करंट रेशियो इंक्रीज होगी क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा ज्यादा वैल्यू से कम हो गया है। इसके बाद आपने लूज टूल्स को खरीदा, कैश में पेमेंट भी की है। लूज टूल्स क्या है? एक तरह से स्क्रूज जो कि मशीनरी को बनाने में यूज होते हैं। तो अगर लूज टूल खरीदोगे, पेमेंट करोगे तो कैश का बैलेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा और स्टॉक आपका इंक्रीज होगा, करंट एसेट आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि करंट एसेट तो आपकी इंक्रीज होगी। अगर हम कहें है तो लूज टूल्स आपका स्टॉक का पार्ट, करंट एसेट है, लेकिन करंट रेशो में आपकी करंट एसेट में जब आप स्टॉक को लेते हो तो उस स्टॉक में से लूज टूल्स को आप माइनस करते हो। तो अगर आपने लूज टूल्स को खरीदा है तो इसका इम्पैक्ट इंक्रीज होने का हमारी करंट एसेट पर नहीं पड़ेगा, लेकिन पेमेंट की है, कैश में पेमेंट की है, तो इसलिए हम 1000 से इसको लेस करेंगे। लूज टूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, उसका इंपैक्ट नहीं आएगा करंट एसेट पर। तो 24,000 आपको करंट एसेट लेनी है, करंट लाइबिलिटीज एज इट इज 10,000 रहेगी। तो रेशो आपकी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपकी करंट एसेट डिक्रीज हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, यहां पर भी एक कंपनी है जिसकी करंट रेशो 1.5:1 है। कुछ ट्रांजेक्शन्स दिए, आपको इम्पैक्ट बताना है। तो सबसे पहला है कि आपने रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट। रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट का मतलब है कोई भी एसेट को बेच करके पैसा मिलना। करंट रेशियो हमारी 1.5:1 है, तो मान लेते हैं 15,000 करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटीज 10,000 है और आपने जो एसेट बेची वो 1000 की बेची। तो 1000 की करंट एसेट को बेचने से करंट एसेट ही इंक्रीज होगी और करंट एसेट ही डिक्रीज होगी। एक एसेट जिसे बेचा वो डिक्रीज हो गई, बेचने पर आपको पैसा मिला तो करंट एसेट ही इंक्रीज होगी।
तो आपकी करंट एसेट प्लस माइनस करके सेम अमाउंट से सेम ही अमाउंट रहेगी, तो करंट रेशियो पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आपने करंट लायबिलिटीज की पेमेंट की। आपने अगर पेमेंट की है तो डेफिनेटली कैश डिक्रीज होगा, और करंट लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे तो करंट लायबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएगी। तो मान लेते हैं 1000 की पेमेंट की, तो 1000 से करंट एसेट डिक्रीज हुई, 1000 से करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई, तो दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हुआ, लेकिन इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी रेशियो इंक्रीज होगी, क्योंकि आपकी करंट लायबिलिटी ज्यादा परसेंटेज, ज्यादा वैल्यू से डिक्रीज हुई है। इसके बाद आपने स्टॉक को बेचा एट पार। एट पार मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया। मान लेते हैं हमारा 1000 का स्टॉक था, 1000 में ही हमने खरीदा था, 1000 में ही हमने बेच दिया। तो क्या इंपैक्ट होगा, स्टॉक को बेचोगे तो स्टॉक डिक्रीज होगा, और कैश आपको मिलेगा तो आपका करंट एसेट इंक्रीज होगी। तो दोनों ही करंट एसेट पर इंपैक्ट कर रही हैं, 1000 से इंक्रीज और 1000 से डिक्रीज, सेम अमाउंट। करंट लायबिलिटीज पर कोई भी इंपैक्ट नहीं, तो रेशियो भी आपकी चेंज नहीं होगी। अगर यही स्टॉक हमने प्रॉफिट में बेचा, मान लेते हैं कि आपका 800 रुपीज में आपने स्टॉक खरीदा, उसे 1000 में बेचा, तो क्या होगा, स्टॉक तो आपका 800 से डिक्रीज होगा, लेकिन कैश आपका 1000 से इंक्रीज होगा। इम्पैक्ट करंट एसेट पर ही है, लेकिन 200 से आपका करंट एसेट में इंक्रीज आ जाएगा, तो आपकी रेशो इंप्रूव हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। करंट लाइबिलिटीज ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, सिर्फ करंट एसेट में चेंज आ रहा है, वो भी इंक्रीज हो रही है, तो इंप्रूव होगी। इसके बाद अगर आपने स्टॉक को लॉस में बेचा, जितने में खरीदा उससे कम में बेचा, मान लेते 1000 में खरीदा, 800 में बेचा, तो स्टॉक आपका 1000 से डिक्रीज होगा और कैश आपके पास आ रहा है तो 800 से आप इंक्रीज करोगे, तो इंपैक्ट क्या होगा, आपका करंट एसेट पर इंपैक्ट आएगा, 200 से डिक्रीज होगी। तो करंट एसेट अगर डिक्रीज होगी तो रेशियो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस होगी। इसके बाद आपने स्टॉक खरीदा कैश में, स्टॉक खरीदोगे तो स्टॉक इंक्रीज होगा और करंट एसेट भी इंक्रीज होगी, और आपने अगर कैश में पेमेंट की है तो आपका कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा, करंट एसेट भी डिक्रीज होगी। तो दोनों से करंट एसेट पर ही इंपैक्ट आया, प्लस माइनस सेम अमाउंट हुई, तो वैसे तो कोई चेंज नहीं आया, तो आपकी रेशियो भी सेम ही रहेगी। इसके बाद आपने अगर सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, लेकिन क्रेडिट पर, उधार पर, 3 मंथ्स के बाद आपको पेमेंट करनी है, तो 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करनी है, तो लाइबिलिटी तो करंट लाइबिलिटी है। पेमेंट आपने नहीं की, स्टॉक खरीद दिया, तो स्टॉक खरीदोगे तो करंट एसेट इंक्रीज होगी, और पेमेंट नहीं की है, पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज होगी। मान लेते हैं 1000 का स्टॉक खरीदा, तो 1000 से करंट एसेट भी इंक्रीज हुई, करंट लाइबिलिटीज भी 1000 से इंक्रीज हुई, दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन करंट लायबिलिटीज अब ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हुई, तो क्या होगा, आपकी रेशियो डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर ज्यादा वेटेज से इंक्रीज होगा तो आपकी रेशियो डिक्रीज होगी। इसके बाद आपने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर बेचा, कैश मिला, तो फर्नीचर नॉन करंट एसेट है, नॉन करंट एसेट ही आपकी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन इसको बेचने पर कैश मिला है तो कैश इंक्रीज होगा, करंट एसेट इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। मान लेते हैं 1000 का फर्नीचर बेचा, तो करंट एसेट आपकी 16,000 है, करंट लाइबिलिटीज एज इट इज 10,000 है, तो इंक्रीज करंट एसेट में आ रहा है, तो आपकी रेशियो इंक्रीज होगी। मशीनरी को आपने बेचा, लेकिन पेमेंट आपको 5 मंथ्स के बाद मिलेगी। अब आपने मशीनरी को बेचा तो नॉन करंट एसेट है ना, करंट एसेट तो नहीं है, लेकिन इसकी पेमेंट हमें लेनी है, पेमेंट लेनी है, विद इन 5 मंथ्स पेमेंट मिलेगी, तो करंट एसेट ही हुई ना, जो ये पेमेंट हमें रिसीव होगी विद इन 5 मंथ्स हो जाएगी, तो आपकी करंट एसेट है, हमें इस डेटर से पेमेंट लेनी है, ये पैसा हमें मिलेगा, तो करंट एसेट ही आपकी 1000 से इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी कुछ नहीं है, कुछ इंक्रीज नहीं हो रही, तो आपकी रेशो इंप्रूव इंप्रूव होगी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपने लैंड को बेचा, लैंड बेची, और वो भी लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लैंड को बेचना, लैंड क्या है, नॉन करंट एसेट, लैंड बेचोगे तो नॉन करंट एसेट ही आपकी डिक्रीज होगी,
और इसकी पेमेंट अभी आपको नहीं मिली। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस मतलब वो आपको धीरे धीरे पेमेंट करेगा, धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स पर पेमेंट करेगा। तो वो जो पेमेंट मिल रही है अभी आपको नहीं मिली, एक तरह से लोन पर आपने उसे बेच दिया। तो लॉन्ग टर्म आपकी एसेट है ये, आपको पैसा मिलेगा लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो दोनों का इम्पैक्ट करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज पर नहीं है, तो आपकी रेशियो पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। आपने मोटर कार खरीदी, कैश में पेमेंट की। मोटर कार क्या है? नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रही है और पेमेंट आपने कैश में की, तो कैश आपका डिक्रीज हो गया। तो कैश मान के चलते हैं कि 1000 की मोटर खरीदी, तो करंट एसेट आपकी 14,000 रह गई। करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं है। तो जब आपकी करंट एसेट डिक्रीज हो गई तो रेशो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इसके बाद आपने बिल्डिंग खरीदी, लेकिन आपने 4 मंथ्स का क्रेडिट लिया है कि आप 4 मंथ्स के बाद पेमेंट करोगे। अब बिल्डिंग तो आपकी नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट खरीदना नॉन करंट एसेट को ही बढ़ाएगा, करंट एसेट को तो इंक्रीज नहीं करेगा। लेकिन आपने इसकी पेमेंट नहीं की है। पेमेंट आपको करनी है विद इन 4 मंथ्स, तो करंट लाइबिलिटीज है, एक तरह से क्रेडिटर है जिसको आपको पे करना है। तो लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है। हम मान के चलते हैं कि 1000 की बिल्डिंग खरीदी, तो 1000 से आपकी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। एसेट पर कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई तो रेशो डिक्रीज हो जाएगी। आपने प्लॉट खरीदा, लैंड, एक लैंड खरीदी, लैंड का पीस खरीदा, जिसकी पेमेंट आपको लॉन्ग टर्म डेफर्ड बेसिस पर करनी है। अब लैंड खरीदी है तो नॉन करंट एसेट है, लेकिन पेमेंट आपको लॉन्ग टर्म बेसिस पे करनी है। मतलब ये नहीं है कि विद इन 4 और 5 मंथ्स पेमेंट करनी है, ईयरली बेसिस पर कि हर साल थोड़ा थोड़ा पे करोगे आप। तो नॉन करंट एसेट इंक्रीज हो रही है और नॉन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लोन है लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस का लोन है, तो ये आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी पर इंपैक्ट नहीं करेगा। तो रेशियो आपकी चेंज नहीं होगी। इसके बाद आपने लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट की है विच वॉज अवेल्ड फ्रॉम अ बैंक। अब आपका लॉन्ग टर्म लोन आप पे करोगे तो क्या होगा? बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, करंट एसेट कम हो जाएगी। लॉन्ग टर्म लोन को पे कर रहे हो तो उससे आपकी करंट लाइबिलिटीज पर तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा ना, लॉन्ग टर्म लोन आपने पे किया है। ठीक है। तो आपकी करंट एसेट पर आपने पेमेंट की तो डिक्रीज हो गया, करंट लाइबिलिटीज पर कोई चेंज नहीं। तो आपकी रेशो डिक्रीज हो जाएगी, 1.4:1 होगी। राइट। नेक्स्ट है आपका कि आपने शेयर्स इशू किए, कैश मिला, तो शेयर्स से शेयर कैपिटल इंक्रीज होगी, करंट एसेट नहीं, और ना ही करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन कैश का बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो करंट एसेट आपकी 1000 से मान के चलते इंक्रीज हो गई, करंट लायबिलिटी कोई चेंज नहीं हो रही, तो आपकी रेशो इंक्रीज हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। एक कंपनी है जिसकी रेशियो है 3:1 और कुछ ट्रांजैक्शंस दी है, इनका इंपैक्ट क्या पड़ेगा यही आपको बताना है। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने ट्रेड पेबल्स की पेमेंट की। रेशियो अगर 3:1 है तो मान के चलते हैं करंट एसेट 30,000, करंट लाइबिलिटीज 10,000 है। ट्रेड पेबल्स की पेमेंट करेंगे तो आपके एक तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, करंट एसेट डिक्रीज होगी। दूसरा, आपकी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी की पेमेंट करोगे तो करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज होगी। तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं। तो क्या रेशियो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? रेशियो आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि जो आपकी लाइबिलिटी है वो ज्यादा परसेंटेज से डिक्रीज हुई है। इसके बाद आपने अगर सामान बेचा, गुड्स बेचे, 20,000 रुपीज की कॉस्ट के 20,000 रुपीज में ही बेचे और वो भी कैश मिला, तो कहाँ इंपैक्ट आएगा? एक तो स्टॉक डिक्रीज होगा 20,000 से, और कैश मिलेगा तो कैश इंक्रीज होगा 20,000 से। तो करंट एसेट ही प्लस माइनस हो रही है सेम अमाउंट से। तो सेम अमाउंट से ही प्लस माइनस होने से करंट एसेट एज इट इज रही, करंट लाइबिलिटीज भी सेम है, तो रेशियो आपकी कोई चेंज नहीं होगी। इसके बाद आपने स्टॉक बेचा 20,000 का 18,000 में, और वो भी उधार पर। तो स्टॉक आपका 20,000 से डिक्रीज हो गया और आपने उधार पर बेचा, पेमेंट लेनी है आपको, डेटर है वो,
तो डेटर आपका करंट एसेट है, करंट एसेट आपकी इतने से इंक्रीज हो गई। दोनों ही करंट एसेट पर इंपैक्ट कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका करंट एसेट पर इंपैक्ट आया 2000 से डिक्रीज हो गई है। तो जब करंट एसेट डिक्रीज होगी तो रेशो भी डिक्रीज हो जाएगी, राइट। जब भी आपको समझ नहीं आए तो आपको फिगर से ज्यूम करके उसी तरह से कैलकुलेट करके देख लेना है। ये जनरली क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में आएंगे, तो सिर्फ प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से समझ लो कि कहाँ का इंपैक्ट आएगा, किस तरह से इसको जज करना है। इसके बाद आपने 20,000 का स्टॉक 3,000 प्रॉफिट पर बेचा, मतलब 23,000 में बेचा, तो कहाँ इंपैक्ट आएगा? स्टॉक आपका डिक्रीज हुआ और कैश आपका 23,000 से इंक्रीज हुआ। तो अल्टीमेटली आपकी करंट एसेट 33,000 हो जाएगी, करंट लाइबिलिटीज एज इट इज रहेगी, रेशो आपकी इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। आपने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे, लेकिन क्रेडिट पर, उधार पर, तो स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा। और क्रेडिट पर खरीदा, पेमेंट नहीं की, तो करंट लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स भी इंक्रीज होंगे। तो मान लेते 1,000 का स्टॉक खरीदा, तो 1,000 से करंट एसेट इंक्रीज हुई और 1,000 से करंट लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई। दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन अब यहां पर आपकी रेशो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि करंट लाइबिलिटीज ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो गई है। इसके बाद आपने जो स्टॉक खरीदा वो कैश में खरीदा, अब स्टॉक इंक्रीज होगा और कैश पेमेंट करोगे तो डिक्रीज होगा। 1,000 से ही आपने स्टॉक का इंक्रीज किया और 1,000 से कैश पेमेंट की तो डिक्रीज हो गया। तो करंट एसेट अल्टीमेटली सेम है, तो रेशो भी कोई चेंज नहीं होगी। इसके बाद आपने मशीनरी खरीदी लॉन्ग टर्म लोन बेसिस पर, आपने उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया है और उसके बेस पर मशीनरी खरीदी। मशीनरी भी नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म लोन भी आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो ये दोनों ही चीजों पर इंपैक्ट नहीं कर रहे, तो आपके रेशो पर कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां पर तीन रेशो दिए, तीन केसेस दिए, तीनों केसेस को हम साथ ही साथ एनालाइज करेंगे हर ट्रांजैक्शन के लिए। तो पहली ट्रांजैक्शन है कि आपने 50,000 की पेमेंट की है क्रेडिटर को, तो कैश में पेमेंट करोगे तो करंट एसेट डिक्रीज होगी और क्रेडिटर से करंट लाइबिलिटीज भी डिक्रीज होगी। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? आपकी सेम अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हुआ, तो आपकी रेशो क्या होगी? कहां पर परसेंटेज ज्यादा आ रही है? आपकी करंट लाइबिलिटीज नियर टू 50% डिक्रीज हो गई, तो आपकी रेशियो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी, राइट। इसी तरह से सेकंड केस में आपकी अगर यही ट्रांजैक्शन है, तो सेम अमाउंट से प्लस माइनस हो रहा है, तो सेम अमाउंट से प्लस माइनस होने पर दोनों का ही 50-50% डिक्रीज हुआ, अगेन दोनों सेम अमाउंट हो गए, तो 1:1 ही रेशो रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यही रेशो 0.75:1 है, तो क्या होगा? आपकी करंट एसेट ज्यादा डिक्रीज हो गई करंट लाइबिलिटीज के मुकाबले, तो आपकी करंट लाइबिलिटीज, इसका मतलब ज्यादा हो गई, वेटेज उसकी ज्यादा हो गई, तो रेशो आपकी डिक्रीज हो जाएगी, पहले से डिक्लाइन करेगी। इसी तरह से आपने स्टॉक को बेचा 10% लॉस पर, मान लेते हैं जो भी स्टॉक खरीदा आपने उस पर 10% लॉस होगा, तो स्टॉक बेचोगे तो आपका स्टॉक डिक्रीज होगा, और बेचने पर जो भी पैसा मिला कैश इंक्रीज होगा, करंट एसेट इंक्रीज होगी। तो हमारे यहां पर क्या इंपैक्ट आएगा? एक तो करंट एसेट पर ही इंपैक्ट आएगा, 1,000 से माइनस करो और प्लस करो, जो कैश मिला 900, तो करंट एसेट एक तरह से डिक्रीज हो गई, तो आपकी रेशो डिक्रीज होगी। अब दूसरा केस है जहां पर आपने 1:1 की रेशो के हिसाब से कैलकुलेट किया, तो यहां पर करंट लाइबिलिटीज पर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, सिर्फ करंट एसेट पर, तो आपकी रेशो यहां पर भी डिक्लाइन करेगी। थर्ड केस, यहां पर भी आपकी करंट एसेट ही डिक्रीज होगी, तो आपकी करंट रेशो डिक्लाइन करेगी, डिक्रीज करेगी। थर्ड केस है कि आपने मशीनरी को खरीदा 1 लाख रुपीज में, 1,20,000 की मशीनरी को खरीदा नहीं, बेचा है, सेल की है। तो आपने 1,20,000 की एसेट बेची, तो नॉन करंट एसेट डिक्रीज हुई, लेकिन हमें कैश मिल रहा है, तो कैश इंक्रीज होगा, बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, करंट एसेट इंक्रीज होगी, तो इंपैक्ट कहाँ आएगा? आपकी करंट एसेट इंक्रीज होगी, तो आपकी रेशियो इंक्रीज होगी।
हर केस में आपकी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है तो रेशो इंप्रूव होगी। करंट लायबिलिटीज तो सेम है तो इंप्रूव ही होगी आपकी करंट रेशो। इसके बाद थर्ड केस है कि आपने आउटस्टैंडिंग सैलरीज की पेमेंट की। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी है, पेमेंट करोगे तो कैश डिक्रीज होगा, लायबिलिटीज आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं। तो इम्पैक्ट कहाँ आएगा? करंट लायबिलिटीज ज्यादा वैल्यू से डिक्रीज हो गई, इसका मतलब रेशो आपकी इंक्रीज होगी। इसी तरह से 1:1 की रेशो में सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही है तो सेम अमाउंट ही आ जाएगी, तो सेम रेशो रहेगी। लेकिन यहां पर अगर आपकी करंट एसेट कम परसेंटेज की, उसकी वेटेज कम है, और यह डिक्रीज होती है सेम अमाउंट से एसेट और लायबिलिटी, तो करंट एसेट की वेटेज ज्यादा कम हो गई, तो आपकी रेशो यहां पर डिक्रीज होगी, डिक्लाइन होगी। इसके बाद आपने 25,000 रुपीज डेटर से रिसीव किए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिस अकाउंट। अब क्या हुआ, पैसा मिला तो कैश इंक्रीज होगा, और डेटर आपके 30,000 से डिक्रीज हो जाएंगे, वो भी करंट एसेट को ही डिक्रीज करेंगे। तो अल्टीमेटली आपकी करंट एसेट 5,000 से डिक्रीज हो गई। करंट एसेट डिक्रीज होगी तो रेशियो आपकी डिक्लाइन हो जाएगी। सेकंड केस में भी सिर्फ करंट एसेट ही डिक्रीज हो रही है तो रेशियो डिक्लाइन होगी, और थर्ड केस में भी डिक्लाइन होगी। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरीज की पेमेंट की सेम केस है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज की पेमेंट करना, दोनों का चेंज होना, डिक्रीज होना। तो फर्स्ट केस में इंप्रूव होगा, सेकंड केस में सेम रहेगा, और आपका थर्ड केस में इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्लाइन होगा। इसके बाद सेवंथ केस, आपने चेक रिसीव किया डेटर से। चेक रिसीव किया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा और डेटर्स आपके डिक्रीज हो जाएंगे, दोनों ही करंट एसेट पर इंपैक्ट कर रहे हैं। तो पहले केस में क्या होगा, सेम अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो करंट एसेट फिर भी वही है, सेम अमाउंट, तो आपकी रेशियो चेंज नहीं होगी। सेकंड केस में भी कोई चेंज नहीं होगा तो रेशियो सेम रहेगी, और थर्ड केस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आपने सामान खरीदा, गुड्स खरीदे उधार पर, क्रेडिट पर खरीदे तो क्या होगा, स्टॉक इंक्रीज होगा, और क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे तो करंट लाइबिलिटीज। तो मान लेते हैं 10,000 के आपने स्टॉक को खरीदा, तो करंट एसेट भी 10,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, करंट लाइबिलिटीज भी, दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन करंट लाइबिलिटीज ज्यादा परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, इसकी वेटेज ज्यादा हो गई तो आपकी रेशो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्लाइन होगी। और यहां पर सेकंड केस में दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं, फिर से सेम अमाउंट है तो रेशियो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं। दोनों ही 10,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन कौन सी चीज ज्यादा परसेंटेज परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है, करंट एसेट। तो जब करंट एसेट ज्यादा वेटेज से इंक्रीज होगी तो रेशियो आपकी इंप्रूव होगी। इसके बाद आपने डिबेंचर्स इशू किए, जिससे आपने मशीनरी खरीदी, उसको डिबेंचर इशू कर दिए। तो मशीनरी खरीदना नॉन करंट एसेट, और डिबेंचर इशू करना नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो करंट एसेट पर तो कोई चेंज नहीं है, जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड केस में भी कोई चेंज नहीं आएगा, और थर्ड केस में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आपने डिविडेंड की पेमेंट की, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड अगर आपने पेमेंट की तो कैश में पेमेंट, बैंक से पेमेंट करोगे तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज होगा, करंट एसेट डिक्रीज होगी। दूसरा, आप जब डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो उसे लाइबिलिटीज में शो करते हो, करंट लाइबिलिटी है, तो पेमेंट करोगे तो करंट लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज होगी। तो दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन फर्स्ट केस में जो आपका ये लाइबिलिटीज है वो ज्यादा परसेंटेज से डिक्रीज होगा। तो जब लाइबिलिटीज ज्यादा परसेंटेज से डिक्रीज होगी तो आपकी रेशो इंप्रूव होगी। सेकंड केस में भी दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, सेम अमाउंट है तो रेशो आपकी सेम रहेगी। थर्ड केस में आपकी करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, लेकिन करंट एसेट ज्यादा परसेंटेज से डिक्रीज हो गई, तो क्या होगा, आपकी रेशो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में आपको 3 केसेस दिए हैं, तीनों केसेस में आपको एनालाइज करना है, लेकिन अब आपको क्विक रेशियो दी है, क्विक रेशियो के हिसाब से आपको सोचना है।
तो सबसे पहला केस है कि आपने पेमेंट की है आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज की। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आपके क्विक एसेट का पार्ट है। अगर आप पेमेंट करोगे तो कैश डिक्रीज हो जाएगा, क्विक एसेट भी डिक्रीज होगी, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज आपकी जीरो हो जाएंगी, तो करंट लाइबिलिटीज भी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्विक एसेट और करंट लाइबिलिटीज दोनों डिक्रीज हो रही हैं, तो दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन करंट लाइबिलिटीज ज्यादा परसेंटेज से डिक्रीज हो रही है, तो रेशियो आपकी इंप्रूव होगी। सेकंड केस में दोनों सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, सेम अमाउंट ही है, तो रेशियो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड केस में अब दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रहे हैं, लेकिन क्विक एसिड की परसेंटेज ज्यादा है डिक्रीज होने की। तो आपकी जब क्विक एसिड डिनोमिनेटर से ज्यादा, न्यूमरेटर अगर आपका कम हो जाएगा, तो रेशियो आपकी डिक्रीज होगी, डिक्लाइन होगी। इसके बाद है कि 2 लाख रुपीज के डिबेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। तो डिबेंचर्स आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, और इसको अगर आपने कन्वर्ट कर दिया शेयर्स में, डिबेंचर होल्डर्स को अब उनके पैसे के बदले में आपने शेयर्स अलॉट कर दिए, तो शेयर कैपिटल बन गई। तो दोनों ही आपकी क्विक एसेट या करंट लायबिलिटी से रिलेट नहीं करते, तो रेशियो पर कोई इंपैक्ट नहीं करेंगे, राइट। तो तीनों ही केसेस में कोई चेंज नहीं होगा, आपको यही लेके चलना है। इसके बाद थर्ड है कि आपने गुड्स को खरीदा 2 मंथ्स के क्रेडिट पर। गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा, तो आपका क्या होगा? स्टॉक आपका क्विक एसेट पर इंपैक्ट नहीं डालता, लेकिन आपने ये उधार पर खरीदा है, आपको पेमेंट करनी है, तो क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, तो करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई। तो मान के चलते हैं कि 10,000 का आपने स्टॉक खरीदा, तो क्रेडिटर्स 10,000 से इंक्रीज हुए, करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा, तो आपकी रेशियो डिक्लाइन होगी, डिक्रीज होगी। सेकेंड केस में भी आपकी करंट लाइबिलिटीज इंक्रीज हो गई, तो रेशियो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। थर्ड केस में भी आपकी रेशियो डिक्रीज होगी। इसके बाद आपने चेक से पेमेंट की क्रेडिटर को, तो आपने बैंक से पेमेंट की, तो बैंक का बैलेंस डिक्रीज हो गया, क्विक एसेट डिक्रीज हो गई, और आपके क्रेडिटर्स की पेमेंट होगी, तो करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो जाएगी। तो दोनों ही सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन किस पर कितना इंपैक्ट आ रहा है, कौन सबसे ज्यादा कम हो रहा है? आपकी करंट लाइबिलिटीज फर्स्ट केस में ज्यादा परसेंटेज से डिक्रीज हो रही है, तो आपकी रेशियो इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। सेकंड केस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेम अमाउंट है। और थर्ड केस में कौन सी चीज ज्यादा डिक्रीज हो रही है? अब यहां पर आपकी करंट एसेट की वेटेज कम है, तो यहां इसका चेंज ज्यादा हो रहा है, ये ज्यादा अमाउंट से डिक्रीज हो रही है। तो अगर करंट क्विक एसेट ज्यादा डिक्रीज हो जाएगी, न्यूमरेटर ज्यादा डिक्रीज होगा, तो आपकी रेशियो डिक्लाइन होगी, रिड्यूस होगी। इसके बाद आपने स्टॉक 50,000 का 45,000 में बेचा, तो स्टॉक आपने बेचा, तो आपका स्टॉक डिक्रीज होगा 50,000 से, करंट एसेट डिक्रीज होगी, क्विक एसेट डिक्रीज नहीं होगी। लेकिन उससे आपको जो कैश मिला, उससे आपका क्विक एसेट पर इंपैक्ट आएगा, क्विक एसेट आपकी इंक्रीज होगी। तो आपकी क्विक एसेट 45,000 से इंक्रीज हो गई, तो क्विक एसेट इंक्रीज होगी, करंट लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो डेफिनेटली रेशियो आपकी इंक्रीज होगी। तो यही आपका सेकंड केस में भी होगा, इंक्रीज होगी, और थर्ड केस में भी यही होगा कि आपकी रेशियो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है कि आपने कैश रिसीव किया 3,000 और चेक रिसीव किया 7,000 का डेटर से। तो कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ, और डेटर्स आपके डिक्रीज हो गए। तो इससे क्या इंपैक्ट हुआ? क्विक एसेट ही इंक्रीज हुई और क्विक एसेट ही डिक्रीज हुई। तो सेम अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है क्विक एसेट पर, तो क्विक एसेट चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी, तो आपकी रेशियो भी सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो तीनों केसेस में आपके रेशियो पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसके बाद आपने रेंट की पेमेंट की है इन एडवांस। अगर रेंट की पेमेंट कर रहे हो, एडवांस में पेमेंट कर रहे हो, तो ये क्या हो गया? प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका क्विक एसेट का हिस्सा नहीं है। दूसरा, आपने पेमेंट किए, तो कैश आपका डिक्रीज हुआ, जो कि क्विक एसेट पर इंपैक्ट करेगा। तो क्विक एसेट आपकी मान लेते हैं 3,000 से डिक्रीज हुई, तो कितनी रह गई? 1,47,000। तो रेशियो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो हर केस में सिर्फ क्विक एसेट ही डिक्रीज हो रही है, तो रेशियो आपकी डेफिनेटली डिक्रीज होगी। इसके इसके बाद आपका अशोक नाम का जो डेटर है,
उससे आपको 9,700 रुपीज की पेमेंट मिली है, राइट। तो 9,700 रुपीज मिले तो पेमेंट आपके पास आ रही है, तो कैश इंक्रीज होगा। और आपके डेटर्स डिक्रीज हो जाएंगे तो वो भी क्विक एसेट को ही डिक्रीज करेंगे। तो दोनों ही सेम अमाउंट से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं आपके क्विक एसेट को, तो क्विक एसेट सेम अमाउंट ही रहेगी, तो रेशो भी चेंज नहीं होगी। सेकंड केस में भी कोई चेंज नहीं होगा और थर्ड केस में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको एनालिसिस करना समझ में आ गया है। तो इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है। अगर डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।